बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो चैप्टर है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में या जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे इस लेक्चर के एंड तक इंशाल्लाह आप लोग ये सीख लेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैमा पार्टिकल्स क्या होते हैं और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जो शुरू में जो एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट ने जो किए थे उन्होंने 3 पार्टिकल्स निकाले कि 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं, 3 ऐसी शुआएँ हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियर शुआएँ हैं जो कि 3 किस्म की होती हैं जो खारिज होती हैं और ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। उनकी पेनिट्रेशन पावर अलग है, उनकी आयोनाइजिंग पावर अलग है, हर एक की अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो जो कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा है। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, इन 3 शुआओं की, इनकी डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है वो देखें इस फिगर ऑफ डायग्राम में। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा रेज़ हैं वो ही जो पेनिट्रेशन पावर उनकी वो सिर्फ़ और सिर्फ थिन शीट ऑफ पेपर में से ये गुज़र सकती हैं। उसके अलावा उससे आगे जो है हमारे पास एलुमिनियम है या लेड उसमें से नहीं गुज़र सकती। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल हैं ये भी एलुमिनियम की जो शीट है इसमें से गुज़र सकती हैं, लेकिन जो लेड की बनी हुई 10 सेंटीमीटर की या कंक्रीट बनी हुई इसमें से असर नहीं हो सकती। लेकिन जो गैमा रेडिएशंस हैं, गैमा रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये उस लेड में से गुज़र सकती है, कंक्रीट में से भी कई सेंटीमीटर तक ये गुज़र सकती हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ये किसी मटेरियल में से भी पास हो जाती है, इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा होती हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो हम इनको जो तीनों रेडिएशंस अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अपवर्ड साइड पे मुड़ जाएंगे हम उसमें देखेंगे कि जो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई हैं उन वो पॉजिटिव रेज़ हैं, यानी कि अल्फ़ा। जो डाउनवर्ड मूव कर गई हैं, जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई हैं उनको हम बीटा कहेंगे, और जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई हैं, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं, उनको हम गामा रेज़ कहेंगे। तो इस तरह से हमारी 3 रेज़ की जो उनसे है वो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गई यहाँ पे कि अल्फ़ा जो उनसे वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बीटा जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी और गामा जो है वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद में सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स के अलावा जो उनकी अल्फ़ा रेडिएशन है वो क्या होती हैं। तो अल्फ़ा रेडिएशन जो खारिज होती है वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हैवी अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, ये अल्फ़ा शुआएं को खारिज करते हैं क्या। और इनके जो खारिज करते हैं इनके अगर मैं इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह हो सकता है कि ए यहाँ पे एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का और जी एटॉमिक मास है और जी उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो उसके एटॉमिक मास है उसमें 4 कम हो रहा है और जो उसका मास एटॉमिक नंबर है वो उसमें से 2 कम हो रहा है। जी में से 2 कम हो रहा है और एटॉमिक मास में से 4 कम हो रहा है, जिसकी वजह से वही जो कम हो रहा है वो आगे हीलियम पार्टिकल एक इमिट कर देता है। अल्फ़ा शुआएं जो खारिज होती हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। डिके होने से पहले जो न्यूक्लियस होता है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो डिके होने के बाद जो न्यूक्लियस होता है उसको हम जो प्रोसेस में तैयार होता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उनको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस तरह हम ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी, इसमें एक्स जो है हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है और उसके बाद जो XA-4 और Z-2 है ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है। और नेक्स्ट हीलियम पार्टिकल हमारे पास है इमिट हो रहा है। हीलियम जो बेसिकली ये अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियाई है ये। इस और एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर में से 2 कम होता है। यही वजह है कि जो केमिस्ट उनका यही ख्वाब था कि हम मेटल को
गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं इन अल्फ़ा पार्टिकल्स के थ्रू। इसी नज़रिए ने उनको इस अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से ही उन्होंने अपना नज़रिया ये इनका कायम हुआ। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूरेनियम की, जैसे यूरेनियम 238 जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 92 है, तो जब हीलियम पार्टिकल या अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेगा तो साथ ही थोरियम इमिट कर देगा, क्योंकि थोरियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। इसमें से दो हम मास नंबर में एटॉमिक नंबर में से दो खारिज कर दें तो वो 90 बन जाएगा, और चार उसके मास नंबर से खारिज कर दें तो वो 234 बन जाएगा, जिसकी वजह से हम यूँ कह सकते हैं कि ये थोरियम का एक न्यूक्लियस बन जाएगा, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो थोरियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम बीटा पार्टिकल्स देख लेते हैं कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये किस तरह की एनर्जी रखते हैं और कैसे ये काम वर्क होता है इनका। तो बीटा पार्टिकल जो सा है या बीटा डिके है, इसमें बीटा माइनस या बीटा पॉजिटिव खारिज होती है, यानी कि बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जबकि बीटा पॉजिटिव तो पॉजिट्रॉन होता है, तो ये खारिज होते हैं। पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो सेम इलेक्ट्रॉन वाला ही मैस है, लेकिन उसका चार्ज डिफरेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मैस के तो इक्वल है लेकिन उसका चार्ज जो है वो उसके अपोजिट है, यानी कि वो पॉजिटिव होता है। इसी को हम इसी तरह लिए एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन ई माइनस बोलते हैं। इनकी एनर्जी जो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो दरमियानी होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन अल्फा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल्स के। ना इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ना इनकी एनर्जी बहुत कम होती है लाइक अल्फा पार्टिकल्स। तो ये ऐसे रैर कैंपस, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, यानी कि बीटा रेडिएशन होती हैं। इनकी स्पीड तकरीबन रोशनी की स्पीड की इक्वल होती है, जो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूँ, इसकी इक्वेशन जो सी है, ये एक्स पार्टिकल हो सकता है जो गैमा रेज को बीटा रेज को इमिट करता है, तो ए इसका मैस नंबर है और सी इसका एटॉमिक नंबर है। तो जब ये कन्वर्ट होता है, जब ये बीटा एनर्जी को, बीटा रेडिएशंस को खारिज करता है, तो उसके मैस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि उसका एटॉमिक नंबर है वो +1 इंक्रीज़ हो जाता है। जो +1 इंक्रीज़ होता है तो साथ ही जो इंक्रीज़ होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा, यानी कि E0-1 साथ कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। हम देख लेते हैं कि कार्बन हमारे पास एग्जांपल है। बीटा रेडिएशन में कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो जब ये बीटा रेडिएशंस को इमिट करता है तो ये नाइट्रोजन में शिफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन में इसलिए होगा कि इसमें एक मास नंबर जो है वो उसका सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक इजाफा हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इसके वो नाइट्रोजन का एलिमेंट या उसका न्यूक्लियस बन जाता है। तो बीटा डिके के दौरान मास नंबर तो सेम रहता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें +1 की चेंजिंग आती है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा रेज आ जाती हैं। गैमा रेज इंतहाई पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा इनकी होती है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इनकी होती है। ये रोशनी की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं और ये जो कि फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स के जो स्पेक्ट्रम उसका हिस्सा है जिसमें हमारे पास एक्सरे, गामा रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव आती हैं। और जो उनसे खारिज होती हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनसे ये खारिज होती हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है और एनर्जी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किसी ऐसे न्यूक्लियस से, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये तब इमिट होती हैं। इसको हम इस इक्वेशन से जो आप स्क्रीन पर दिखाई गई इसमें से इससे इसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक्स हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका ए मैस नंबर है और जी एटॉमिक नंबर, जबकि स्टेरिक जोन सा है वो उसका एक्साइटेड स्टेट में होने का शो कर रहा है कि जो एक्साइटेड स्टेट में है। तो उसके एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ वो गैमा फोटॉन्स को इमिट कर देता है। ना ही इसका एटॉमिक मास तब्दील होगा, ना ही इसका एटॉमिक नंबर तब्दील होगा। तो अगर हम नेक्स्ट इसकी अगर हम आयोनाइजेशन पावर देख लेते हैं, आयोनाइजिंग पावर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम इन तीनों पार्टिकल्स की, ये तीनों रेडिएशंस की आयोनाइजिंग पावर देख लेते हैं और पेनिट्रेटिंग पावर देख लेते हैं। पहले हम इसकी आयोनाइजेशन पावर देख लेते हैं।
जो अल्फ़ा पार्टिकल, फिर बीटा की और फिर गामा की। सबसे पहले अल्फ़ा की बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होती है, और इसका जो मास है, इसी वजह से मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें, इसका मास अल्फ़ा की निस्बत और बीटा की निस्बत बहुत कम होता है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होगी। लेकिन अगर हम गामा रेज़ की बात करें तो गामा न्यूट्रल प्रोटॉन होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वजह से इनकी आयोनाइजिंग पावर कोई नहीं होती है, और ना ही इनकी आयोनाइजिंग भी नहीं होता, उनकी पावर भी बहुत कम, क्योंकि उनका मास नहीं होता। मास उन्हें हो तो इसका आयोनाइजिंग पावर होती है, वरना नहीं होती। नेक्स्ट हम पेनिट्रेशन पावर देख लेते हैं। चूँकि भारी चीज़ है, भारी पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल, तो जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। जैसे इनिशियली स्टार्ट में हमने देख लिया था कि ये एक छोटी सी शीट, एक बहुत ही थिन सी शीट के अंदर से ये पास हो सकता है, उसके अलावा ये पार्टिकल पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मास बहुत ज़्यादा और आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा हो, आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका मास जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन अल्फा एंड गामा के, उसकी वजह से इनका मास भी इनके बिटवीन ही आएगा, आयनाइजिंग पावर भी इनके बिटवीन ही आएगी। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पेनिट्रेशन है। यही वजह है कि हमने एलुमिनियम शीट के अंदर देखा कि ये उसमें से पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट हमने देखा गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसका मास सिफर होता है, एनर्जी पावर भी सिफर होती है, क्योंकि कुछ चार्ज नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये पेनिट्रेशन इसकी कंक्रीट में से भी इसकी हो जाती है, और कई सेंटीमीटर के मटेरियल में से भी ये पास हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात ये जो आपकी शार्ट या एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि न्यूक्लियर शुआएं जो एक्सपोजर करते हैं, या अल्फ़ा बीटा या गामा या एक्स-रे, कोई भी हम रेडिएशन किसी भी मटेरियल के ऊपर या स्पेशली इंसानी बॉडी के ऊपर जो हम फॉल करवाते हैं, इनकी जो यूनिट है, जो हम इनको यूनिट कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास का यूनिट एक्सपोजर का रिम, कि हमने कितने रिम एक्सपोजर करवाई है। जो एक्सरे पे एक्सरे का जो यूनिट है, यानी कि एक्सरे की वो वैल्यू जो किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल नुकसान नहीं है, वो 0.1 रिम से 0.1 रिम से लेके 1 रिम तक होती है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स की और गामा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज थी कि आयनाइजिंग पावर का, उनके मास का, उसके बाद उनकी पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर किस तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।